वेलकम स्टूडेंट। हम तीसरा लेक्चर पढ़ रहे थे धातु और अधातु। हमने धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है, तो आज हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। जब रिएक्शन करता है तो हमने पीछे दूसरे पार्ट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और क्या बनाता है, लवण बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि धातु है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और कई पदार्थों के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने की जो दर है वो मैग्नीशियम के साथ अधिक रहेगी, उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ और कम रहेगी, जिंक के साथ और कम रहेगी, फेरस के साथ और कम रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ेगी। और हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन जो हमारे पास एक अम्ल है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ये विक्रिया जब धातु के साथ अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं लवण तथा H2 यानी कि जल बनाता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, ऑक्सीकारक है जो H2 को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। तथा खुद अपचयित होकर NO, N2O या NO2 ऑक्साइड में बदल जाता है। परंतु मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ अति तनु HNO3 के साथ लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो हम बात क्या करें कि धातु है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो लेकिन जो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है वो क्या करेगा, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के बाकी सभी के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। जब जल बनेगा, क्योंकि वो क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन त्याग करके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना देगी, जल बना देगी। और क्या होगा, जल में बदल देगा और खुद क्या करेगा, नाइट्रोजन इसके अपचयित होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO2 या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर ये क्या करेगा, बदल जाएगा। परंतु मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अति तनु अम्ल कौन सा होना चाहिए, अति तनु, बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर क्या होगा, पानी डाल के और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा क्या लेगी, बहुत कम लेंगे, तब वो क्या करेगा, लवण तथा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा, तब उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखेंगे हम कि जो हमारे पास धातु है कौन सी लेंगे, पहले हम मैग्नीशियम ले लेंगे, एल्यूमिनियम ले लेंगे, जर्न ले लेंगे, Fe ले लेंगे, Cu ले लेंगे, और बहुत सारी धातु है जैसे और
सोडियम ले लेंगे। ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो इनके साथ जो हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसके बुलबुले बनने की जो दर है वो कौन सी रहेगी। तो हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा मैग्नीशियम के साथ बुलबुले बनने की दर रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस के बुलबुले एल्यूमिनियम के साथ कम बनेंगे, फिर जेडन के साथ और कम बनेंगे। अगर फेरस की बात करेंगे तो बहुत कम, यानी कि जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस की जब धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो Mg के साथ यानी मैग्नीशियम के साथ H2 गैस के बुलबुले बनने की जो दर होगी क्या होगी, अधिक होगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दर लिख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, मैग्नीशियम, फिर इसके साथ एल्यूमिनियम, उसके बाद किसकी रहेगी, जेडन की रहेगी, और उसके बाद किसकी रहेगी, Fe की रहेगी। यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता की दर है, यानी वो बुलबुले बनने की, वो किसकी रहेगी, मैग्नीशियम की रहेगी। उससे कम किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम की। उसके बाद जेडन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में किसकी रहेगी, फेरस की रहेगी। आगे बात सुने। अब हम बात करेंगे, देखो धातु है हमारे पास, एक कोई धातु होगी तथा अन्य कोई धातु है और उसका क्या कर लेंगे, हम लवण लेंगे। तो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो हम बस किसकी बात करें, हमारे पास एक धातु है और दूसरा अन्य कोई धातु का लवण लेंगे, फिर उसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखें एक बात, यानी हमारे पास एक धातु कौन सी ले लेंगे, ए ले लेंगे, और धातु है हमारे पास बी का लवण। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, धातु ए का तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और क्या हो जाएगी, धातु हमारे पास बी प्राप्त हो जाएगी। अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी, इसके बारे में बात करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि सोने के ऊपर चांदी की परत चढ़ाते हैं, चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, लोहा है और सोना है, सोने की परत चांदी पे चढ़ाएंगे तो धातु सोना क्या है, अनकम्प्लीशियल है, वो क्या करेगा, चांदी की मतलब लोहे की कील के ऊपर तो नहीं चढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास एक क्या है, कॉपर है, और एक क्या है हमारे पास, जिंक। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आगे वाले टॉपिक यानी सक्रियता श्रेणी पे डिपेंड करेगा, ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। इसके बारे में देखते हैं, देखो कैसे कि देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर यहाँ पे SO4 तो ये रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, ZnSO4, और प्लस में क्या होगा, कॉपर। अगर मैं बात करूं ये लवण इस प्रकार से, यानी कि इसका अगर मैं रिएक्शन दोबारा करवाना चाहूँ, यानी कि ZnSO4 को मैं कॉपर के साथ रिएक्शन कराना चाहूँ तो ये रिएक्शन नहीं होगी, साधारणतः तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको एक्स्ट्रा मात्रा में क्या डालूं, फोर्स डालूं, यानी कि विद्युत आवेश दूं किसी प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से रिएक्शन करेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, COSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, Z। तो इस प्रकार से बात करें, ये हमारे अगला टॉपिक है। वैसे मैं बात करूँ 11वीं की 12वीं की क्लास की बात करें तब बात करेंगे सेल के बारे में, वेंट्री में किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करें। लेकिन अभी बात कर लेते हैं किस प्रकार से, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, स्थापित कर देगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमने क्या पढ़ा कि CuSO4 अगर Zn के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बनाएगा और वो क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। यानी कि एक धातु है हमारे पास, पहली धातु, और दूसरे धातु का हमारे पास क्या लवण है। तो जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास धातु A का लवण मिलेगा और धातु B हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये अगर मैं बात करूं, कॉपर सल्फेट है प्लस Zn अभिक्रिया करेगा तो ये इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन इस अभिक्रिया को करने के लिए मुझे बाहर से क्या करना पड़ेगा,
आवेश देना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ मात्रा में क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि तब ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ये रिएक्शन कब होती है, जब हम बेंजीन को चार्ज करते हैं तब ये रिएक्शन होती है, इस प्रकार से रिएक्शन की जाती है। तो इस प्रकार से हम बर्फ से लगाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे Zn है, कॉपर है, धातु ए है, धातु बी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धातु ए है वो बी के साथ विक्रिया कर रही है, तो ये किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने अगली जो टॉपिक आया वो आएगा सक्रियता श्रेणी के बारे में, सक्रियता श्रेणी। उससे पहले हम ये बात करेंगे एक्वा रेंजियो क्या है वो पढ़ लेते हैं। एक्वा रेंजियो या जिसको बोलते हैं रॉयल जल। अब देखो रॉयल जल या एक्वा रेंजियो क्या, देखो इसकी बात करें तो हमारे पास देखो दोनों ही क्या होने चाहिए, दो पदार्थ होंगे, दोनों ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्थानांतर अवस्था में होनी चाहिए। पहला बात करें सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड, और दूसरी बात करें नाइट्रिक अम्ल। ये हमारे पास 3:1 अणु होना चाहिए, यानी कि 3 अणु किसके होने चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और एक अणु किसका होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का होना चाहिए। और दूसरी बात करें तो ये ताजा विलयन होना चाहिए, यानी कि ताजा विलयन मिलाएंगे तो ये क्या काम करेगा, ताजा विलयन होना चाहिए। काम क्या करेगा, काम इसका एक ही है, ये सोने जैसी धातु है ना, सोने और लेड जैसी धातुओं को क्या कर देगा, पिघलाने का काम करेगा, यानी कि गलाने का काम करेगा, एकदम गल जाएगी, यानी कि दर अवस्था में इस प्रकार से प्राप्त हो जाए, गलाने का काम करेगा। राइट समझ, यानी कि एक्वा रेंजियो या रॉयल जल, यानी कि एक्वा रेंजियो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इस तो वहां पे क्या होगा, 3:1 में अगर स्थानांतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्थानांतर नाइट्रिक अम्ल को ताजा विलयन बनाने पर मिलाया जाता है तो ये सोने जैसी या लेड जैसी धातुओं को क्या करेगा, गलाने का काम करेगा। तो ये एक्वा रेंजियो, ठीक है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के बाद। तो सक्रियता श्रेणी की बात करें, सबसे जो अधिक क्रियाशील हो गया वो हो गया पोटेशियम, फिर आ गया सोडियम, फिर हमारे पास कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pb, फिर H, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag, और फिर लास्ट में आता है Au। अब बात आती है कि सक्रियता श्रेणी किस प्रकार। अब देखो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी, देखो यहाँ से, यानी कि सोडियम और पोटेशियम है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तीव्र गति से विक्रिया करते हैं, ठीक है। धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत तीव्र गति से इतनी हाइड्रोजन की मात्रा निकालेंगे, और हाइड्रोजन की गैस के साथ, जैसे मैंने बताया था कि इसको क्या करते हैं, जब हथेली के तापमान पे रखते हैं तो ये द्रव अवस्था में हो जाती है, और जैसे इसको पानी के अंदर या बाहर फेंकते हैं तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मतलब वायु में उपस्थित हाइड्रोजन की गैस के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा। आपको पता है इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। फिर आगे बात कैल्शियम की, तो ये शीतल जल के साथ विक्रिया करता है। ये किसके साथ, गर्म के साथ, यानी कि गर्म जल होना चाहिए, लेकिन ये वाले हैं वो किसके साथ करेंगे, भाप के साथ विक्रिया, गर्म पानी नहीं होना, जैसे भाप होता है ना, भाप के साथ विक्रिया। फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे तो ये क्या करें, विक्रिया नहीं करेंगे। हमने बात करी कॉपर की, तो कॉपर क्या होता है, HCl, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। फिर बात करते हैं सोना और चांदी की, वो तो अनविक्रियशील है, नहीं कि उनको बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाता है तो भी वो रिएक्शन नहीं करते। अब देखो रेफरेंस की बात, आपने सबने देखा होगा कि कॉपर की आप अंगूठियां पहनते हो, कॉपर का आप क्या करते हो, लोटा रखते हो पानी पीने के लिए, लोहे का आप लोटा रखते हो। एक तो लोहे का लोटा है, एक आपके पास तो तांबे का लोटा है, तो आप किसको रेफरेंस दो, लोग सबसे पहले क्या बोलोगे, लोहे का लोटा लेके आओगे कि तांबे का लोटा लेके आओगे, तो आप बोलोगे नहीं तांबे का लोटा लेके आओ। तांबे का लोटा क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा लेकिन लेट करेगा। दूसरी बात, आप लोहे के आभूषण नहीं पहन सकते, क्योंकि वो ऑक्साइड बना के क्या करेगा, आपकी जो त्वचा है उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा, और उसके बाद में उसमें पक्ष यानी कि रस्सी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सक्रियता श्रेणी की बात, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार,
के आधार पर रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो सक्रियता श्रेणी को दोबारा से लिख देते हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या होगी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag और Au, ये है सक्रियता श्रेणी। अब अपने को पता है कि जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे वैसे वैसे क्या होती है? अभिक्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। अभिक्रियाशीलता घटती जाती है जैसे जैसे नीचे, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो क्या बढ़ेगी? अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी। ये क्या होते हैं? अधिक्रियाशील तत्व, और ये क्या होंगे? निम्न क्रियाशील तत्व होंगे। ठीक है, तो ये सक्रियता श्रेणी। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे? हमने वो सक्रियता श्रेणी की विस्थापन पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक धातु ली थी हमने सोडियम, और दूसरी हमने क्या ले ली? कॉपर के साथ में क्या ले लिया? क्लोराइड ले ली। तो जैसे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? CO बन जाएगी। यानी कि देखो, कॉपर की अपेक्षा सोडियम वो क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व। अगर मैं बात करूं, अभी हमने पीछे एक रिएक्शन ली थी कि Zn प्लस CuSO4, जैसे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। क्यों? क्योंकि देखो Zn क्या है? ऊपर है, और Cu क्या है? नीचे। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे थर्मिट अभिक्रिया के बारे में। उसमें भी कौन सी क्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा था, देखो पहले पार्ट में हमने वही बात पढ़ी थी। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? उसके स्थान से हटा के खुद जाके उसकी जगह पे बैठ जाता है, और क्या कर लेता है? विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि दूसरे धातु का क्या हो जाता है? लवण बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।